इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको आया हुआ है ऑन जो है वो रेशोस। ठीक है जी, रेशो एनालिसिस पर आपको क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है और नॉर्मली यही होता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जो है वो रेशो एनालिसिस टेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये आप देख लो कि उसने लास्ट टाइम में आपको रेशोस जो है वो टेस्ट कर लिया है। मैन्युफैक्चरिंग लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ, नॉन प्रॉफिट लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, आपको मैं चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपको इन चीजों में बहुत पर्टिकुलर पार्टनरशिप टेस्ट हो गया है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये देखो क्वेश्चन 4 इस पे था और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं आपको एक दफा देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पार्टनरशिप पर टेस्ट हो गया। समीर एंड पनीता वाला जो है वो आर इन पार्टनरशिप। अब क्या ये दोबारा टेस्ट हो सकते हैं? यस ऑब्वियसली। ठीक है, इनकी टेंडेंसी जो है वो टेस्ट होने की दोबारा होती है, बट यूजुअली जो है वो आप इसको इस तरह देख लो कि अगर पार्टनरशिप टेस्ट हुआ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं टेस्ट हुआ तो आपको सोल ट्रेडर पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पर क्वेश्चन काफी ज्यादा चांसेस है, आप एक्सपेक्ट करो कि आपको जो है वो ये पूछा जाएगा। सेकेंडली, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन प्रॉफिट में से एक पूछता है वो। ठीक है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग पूछता है तो फिर वो नॉन प्रॉफिट नहीं पूछता उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। अब आप ये देख लो कि दोनों टेस्ट नहीं हुए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि दोनों में से एक तो एट एनी कॉस्ट आपको टेस्ट होना ही होना है। सो जिस जो है वो कीपिंग इट इजी फॉर यू कि आपने लास्ट मोमेंट पे अब आपने इन ये जो 1-2 दिन रह गए हैं आपने इस पर किस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, सही है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको प्राइम कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स का पता होना चाहिए कि जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, ठीक है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी हैं एक्सक्यूज मी, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स जो आपने बनाना है। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की प्रॉपर स्टेटमेंट और फिर वही जो इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट वाला पार्ट बनता है कि जिसमें जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को आप लेकर जाते हो, ठीक है, फॉर द फिनिश गुड्स, वो आना चाहिए। नॉन प्रॉफिट में अभी क्योंकि ईसा ने एड्रेस किया था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट। दिस there are very less questions, very few questions on non-profit organization that are tested without जो है वो टेस्टिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और वो सबसे आसान होता है, क्यों? वो अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में ही टेस्ट हो रहा होता है। तो अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स वाला पार्ट अगर आपको इनकम्स के लिए आता है तो वो ही सब्सक्रिप्शन में अप्लाई होता है, सारा का सारा सेम रूल्स है, कोई चेंज नहीं है व्हाटसोएवर। सब्सक्रिप्शन नॉन प्रॉफिट करके जाना, नॉन प्रॉफिट में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपको बनाने आने चाहिए। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अनदर वर्ड, अनदर नेम फॉर कैश बुक। अगर आपको कैश बुक बनानी आती है तो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी व्हाटसोएवर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डिफरेंट नेम जो आप यूज करते हो फॉर इनकम स्टेटमेंट, जो आप दूसरी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो बना रहे होते हो फॉर नॉर्मल बिजनेसेस। अब नॉर्मल बिजनेसेस के जब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हो तो वो भी अक्रूवल्स एंड प्री वो अक्रूवल्स बेसिस पे होती है, ठीक है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे होती है। इसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आल्सो जो है वो प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, भूलना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। कंपनी अकाउंट्स जो है वो टेस्ट लास्ट टाइम में, इस टाइम में तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने विंटर में देखा है कि कंपनी अकाउंट्स को उसने टेस्ट किया था। आई एक्सपेक्ट दैट कंपनी अकाउंट्स जो है वो माइट गेट टेस्टेड अगेन, ठीक है। और कंपनी अकाउंट्स अगर टेस्ट होगा, मैं अभी दोबारा टॉपिक्स पे आ जाता हूँ, सारी की सारी चीजें बता देता हूँ। कंपनी अकाउंट्स अगर टेस्ट होगा बच्चे तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज द कोर रीजन फॉर द एग्जामिनर टू टेस्ट कंपनी अकाउंट्स। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो है वो सिर्फ 2 से 3 चीजें आपने याद रखनी होती हैं। एक, शेयर कैपिटल, आपको पता होना चाहिए कि द इक्विटी कंप्राइजेस ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। इतनी सी चीज याद रख लो मेरी, इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी कंप्राइजेस ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ठीक है। रिजर्व्स में आपके पास वो कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। आपको पता है कि रिवैल्यूएशन वगैरह का जो रिजर्व होता है या जो है वो कोई और हम एक रिजर्व कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं तो वो कैपिटल रिजर्व होता है, उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं करते। जनरल रिजर्व्स जो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं वो रिजर्व वो वाले होते हैं जिनको हम डिविडेंड्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज करते हैं, वो सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, जिसमें जनरल रिजर्व आ जाता है और रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाती हैं, ठीक है एवरीवन। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को प्रैक्टिस कर लेना है? ये 3 से 4 ट्रांजैक्शन है, इसके अलावा वो आपको कोई और ट्रांजैक्शन नहीं टेस्ट करेगा। नंबर 1, इशुएंस ऑफ मोर शेयर कैपिटल, और शेयर्स इशू होंगे, वो शेयर्स इशू होंगे तो आपने उसमें एंट्री क्या करनी है, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है विद द पार वैल्यू जो आपको गिवन होती है ऑफ द शेयर्स, ठीक है, और आपने उसके अगेंस्ट जो पैसे रिसीव किए होंगे बैंक को डेबिट कर देना, ठीक है। और जो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा बच्चे वो आपका जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ऐड हो जाएगा, सही हो गया। नंबर 2,
आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो होता है, जो फॉर द ईयर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से, वो आपने ऐड कर देना होता है इन द रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि वो रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट है। वो ही लेफ्ट आउट जो वो प्रॉफिट्स हैं जो कि प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस सारे प्रॉफिट्स कहां पे एक्यूमुलेट किए हुए, रिटेन्ड अर्निंग्स में। थिर्डली, डिविडेंड्स की पेमेंट। डिविडेंड्स की पेमेंट दो वेज में हो सकती है। एक, आपका जो प्रीवियस ईयर्स फाइनल डिविडेंड होता है, याद रख लें, तो आपके करंट ईयर में पे हो रहा होगा, और आपके करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड विच इज द फर्स्ट पेमेंट जो आप जो डिविडेंड की कर रहे होते हो। याद रख लें मेरी बात, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, गो थ्रू दिस रिकॉर्डिंग अगेन अगर आपको कोई चीज दोबारा जो है वो रिकॉल करवानी है। प्रीवियस ईयर का फाइनल डिविडेंड आपके करंट ईयर में पे करवा रहा होगा, ट्रांजैक्शन गिवन होगी आपको, हमेशा गिवन होगी कि लास्ट ईयर का डिविडेंड था वो इस साल में पे हुआ है, तो ठीक है, अगर पे हुआ है तो आपने रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करके उसके अगेंस्ट जो है आपने डिविडेंड्स को पे करवाना है। ठीक हो गया, आपने जो है शेयर होल्डर्स को देना है। अब उसके बाद आपने जो करंट ईयर का डिविडेंड पे करना है, अगर वो कैश में पे हो रहा है तो आपने कैश में कर देना है, अगर वो नहीं हो रहा तो आपने उसके अगेंस्ट जो है वो जैसे भी वो पे हो रहा होगा आपने उसके अगेंस्ट को क्रेडिट कर देना है, और हमेशा रिटेन्ड अर्निंग्स में से उसको जो है वो लेस कर देना है। ठीक है, चेंजेस इन इक्विटी में। उसके अलावा ट्रांसफर्स टू जनरल रिजर्व, ये चौथी एंट्री है। बस रिटेन अर्निंग्स में से कुछ पैसे निकाल के मैंने कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तो कितना मुश्किल काम है यार। रिटेन, ये सारा का सारा जो इक्विटी में चीजें होती है ना, इनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। ये भी मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था, मैं वो क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूं आपको। याद रख लो, इक्विटी में जितनी चीजें हैं उनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं। रिटेन अर्निंग्स है, क्रेडिट बैलेंस है, कोई रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, कोई शेयर कैपिटल पड़ा हुआ, क्रेडिट बैलेंस है बाय डिफॉल्ट। अगर इसको कोई चीज रिड्यूस करेगी तो बच्चे क्या करेंगे, वो हम उसको डेबिट कर देंगे, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, एक लॉजिकल सा ये जो ये इसका एक जो इसकी थ्योरी क्रिएट हो जाती है। आपने अगर किसी चीज को रिड्यूस करना है जिसका ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, तो आप उसको डेबिट करोगे। रिटेन अर्निंग्स में से कोई चीज ट्रांसफर करनी है जनरल रिजर्व में, तो डेबिट रिटेन अर्निंग्स एंड क्रेडिट जनरल रिजर्व, डबल एंट्री पूरी हो जाती है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में टोटल इक्विटी पे कोई चेंज नहीं आता, अदरवाइज ये वो बाकी सब में इक्विटी में चेंज आता है। ये मैंने क्लियर कर दिया आपको, और इसमें कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपनीज की इज मेड इन द सेम एग्जैक्ट वे जिस तरह जो है वो सोल ट्रेडर की या पार्टनरशिप की बनती है। द ओनली डिफरेंस इज कि आपने डिबेंचर पर कोई इंटरेस्ट अगर पे किया हो तो वो आपका एक्सपेंस जो है वो ट्रीट होता है। ठीक है, और डिविडेंड्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन, डिविडेंड्स आर नेवर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर, याद रख लें। ठीक है जी, ये पॉइंटर्स आपने याद रखें, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। बाकी फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी वाला पार्ट आपको बनाना आना चाहिए। ऑथराइज शेयर कैपिटल की सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसकी अमाउंट नहीं लिखते, उसके मार्क्स होते हैं लिखने के। अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको कंपनीज का गिवन है तो डू राइट इट, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की, कि आपने इसको जो है वो डिस्क्लोज करना है। नंबर 2, आपने सारी इक्विटी वाला पार्ट जो है वो शो कर देना, शेयर कैपिटल में कितना है, कौन कौन सा शेयर, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कितने उसकी वैल्यू है, रिटेन्ड अर्निंग्स कितने हैं, और रिजर्व्स कौन कौन से हैं। बस इसका टोटल यार लिख देना वहां पे, कोई मुश्किल बात नहीं है। रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन रिमेन्स द सेम। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स सेम रहेंगे। तीनों कॉलम में आपने जो है वो पहले कॉस्ट, फिर उसकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड एंड देन नेट बुक वैल्यू मेंशन करनी है। दिस गोज फॉर पार्टनरशिप एज वेल, दिस गोज फॉर सोल ट्रेडर एज वेल। तीनों में आपने फिक्स एसेट स्केड्यूल एक ही तरीके से बना देना है, कोई मसला नहीं है उसमें। फिर सिर्फ द ओनली डिफरेंस इज फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनीज की एक नॉन करंट लायबिलिटी ऐड हो जाती है, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर नॉन करंट लायबिलिटीज। आपने अगर कोई लोन जो है वो आपने जनरल पब्लिक को से जो है वो रेज करने हो पैसे, तो आपको फाइनेंस रेज करने की एक ऑप्शन होती है कि आप डिबेंचर्स लोगों को इशू करके पैसे जो है वो ले लें। इसका फायदा क्या होता है, कभी कभार बैंकिंग इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होता है, वो इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो आपने अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक से लोन लेना है और उस पर इंटरेस्ट ज्यादा पे करना है, सो वी प्रेफर गोइंग टू द जनरल पब्लिक। हमको कहते हैं यार हमारे से डिबेंचर्स ले लें, और डिबेंचर्स के अगेंस्ट आप जो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स होते हैं, आप डिबेंचर्स के अगेंस्ट उनको इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो, जो आपको थोड़ा सा एडवांटेज ही हो जाता है कि वो मार्केट रेट से कम पे होता है। ठीक है, और उसमें आपका जो है वो लेस एक्सपेंडिचर जो है वो हो जाता है, पैसे आपको मिल जाते हैं, जो आपका पर्पस है वो फुलफिल हो जाता है इन रेजिंग द फाइनेंसेस। क्लियर हो गई बात। और दूसरा तरीका फाइनेंस रेज करने का शेयर कैपिटल होता है, शेयर्स बेचो पैसे रेज कर लो। ये दो ही तरीके हैं, डेट फाइनेंसिंग और कैपिटल फाइनेंसिंग, जो है वो दो तरीके होते हैं फाइनेंस रेज करने के कंपनीज के लिए, पीरियड, और कोई चीज नहीं है। कमिंग टूवर्ड्स पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन पार्टनरशिप पर आया हुआ था, ये लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया, इसको देख लो। इसमें इसने करंट अकाउंट भी बनवाया हुआ है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया, पूरा इनकम स्टेटमेंट उसने सिर्फ कहा है कि यार अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, एंड नीचे आपको उसने कहा जी करंट अकाउंट बना दो। सबसे पहले तो क्वेश्चन एड्रेस कर दूं कि मुझे क्वेश्चन आया था बच्चे का कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और दोनों में मैं दोबारा एक दफा क्वेश्चन को देता हूं,
Yeah. What is the difference between capital and current account for partnership? Okay, the difference between capital and current account for partnerships is, याद रख लें, दोनों ही होते कैपिटल अकाउंट्स ही हैं. I repeat again, दोनों कैपिटल अकाउंट्स है यार, याद रख लो, आसान बनाओ अपनी लाइफ को. अकाउंटिंग इज वेरी इजी. दोनों कैपिटल अकाउंट है. दी ओनली डिफरेंस इज करंट अकाउंट जो है वो एक टेम्पररी कैपिटल अकाउंट है. ये करंट ईयर का जो है वो जितनी चेंजेस होती है ना, वो हम इस अकाउंट से डील कर लेते हैं. क्यों? रीजन बता देता हूं. इसलिए डील कर लेते हैं और हम कहते हैं यार कि जितने चेंजेस हमने कैपिटल अकाउंट में करने थे, कैपिटल अकाउंट को जो है वो फिक्स्ड रहने दो यार, उसको चेंज नहीं करो. क्यों ना करें सर? इसलिए ना करो बच्चे, ताकि आपके पास उसका क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का एट द एंड ऑफ द ईयर मेंटेन्ड रहे, सो दैट कि आप उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सको बेस्ड ऑन अ सर्टेन परसेंटेज. अगर मेरा कैपिटल वेरी करता रहेगा, लॉजिक क्रिएट करो जरा, मैं जो बात बता रहा हूं उसको जरा सुनो और समझो. अगर मैं ड्यूरिंग द पीरियड कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को जो है वो चेंज करता रहूं, ब्रॉट डाउन मेरा एक सर्टेन अमाउंट थी, उसमें मैंने जो है प्रॉफिट ऐड कर दिया, शेयर दे दिया, उसमें मैंने डिविडेंड्स निकाल दिए, और मैंने जो है वो चेंज करके हर पर्टिकुलर इंस्टेंस में हर रोज कोई ना कोई बैलेंस चेंज हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करूं? बात फॉलो की है? वो डिफिकल्ट बन जाता है. हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार कि कैपिटल अकाउंट को ना लेट्स कीप इट सेपरेट, उसको छेड़ो ही ना, कीप इट फिक्स्ड. फिर क्या करें सर? बाकी जो स्टेटमेंट और जो बाकी चेंजेस हो रही हैं कैपिटल अकाउंट्स में जो है वो पार्टनर्स की, उनको कहां पे शो करें? क्रिएट अ टेम्पररी अकाउंट व्हिच इज कॉल्ड अ करंट अकाउंट. करंट ईयर से रिलेटेड है, व्हिच इज व्हाई यू कॉल्ड इट करंट अकाउंट. उस करंट अकाउंट में बच्चे आपने जितनी डिविडेंड्स की पेमेंट्स हैं, जो उसके शेयर्स हैं, जितने उनके प्रॉफिट्स के शेयर्स हैं, जितना उन्होंने फर्दर इंटरेस्ट और सॉरी डिविडेंड्स की बात कर रहा था, कंपनी से रिलेटेड है वो, तो जितना इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलना है, जितनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने उनसे डिडक्ट करनी है, जितना आपने उनको सैलरीज पार्टनर्स को पे करनी है, कोई भी चीज जो उनके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगी वो उनके करंट अकाउंट में आपने क्रेडिट कर देनी है, और वो चीज जो उनको डिक्रीज करेगी उनके इस बैलेंस को वो आप डेबिट कर देंगे. और क्या चीज डिक्रीज करती है? ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ठीक है. उसके अलावा आपने जो है वो उनको प्रॉफिट शेयर भी क्रेडिट कर देना उनके करंट अकाउंट में, आपने उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट कर देना उनके करंट अकाउंट में, आपने उनको जो है वो अगर कोई सैलरीज पे की है वो भी क्रेडिट कर देनी है. ठीक है. आपने ये सारी की सारी चीजें उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देना. अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया हुआ था, वो आपने लोन पे अगर कोई इंटरेस्ट पार्टनर को मिल रहा है, वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देना. पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया तो वो इंटरेस्ट तो लेगा उस पर. ठीक है. आपने वो भी उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देना. याद रख लो, अगर अभी भी तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो ये जो मैंने बातें की सिर्फ इनको याद रख लो कि जहां पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और करंट अकाउंट में डालना है, उसको क्रेडिट कर देना उनके अकाउंट में. इंटरेस्ट ऑन जो है वो आपने अगर उनके सॉरी उनको जो कोई पार्टनर को सैलरी देनी है वो क्रेडिट कर देनी है, उसका प्रॉफिट शेयर है वो क्रेडिट कर देना है उसके अकाउंट में, और सिर्फ ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को डेबिट कर देना. ठीक हो गया? क्लियर होगी बात? हाँ, अगर कंपनी ने जो है वो अगर आपका लोन दिया हुआ है तो उसके अगेंस्ट फिर वो डेबिट हो जाएगा. अगर आप पार्टनर से लोन ले रहे हो तो वो एक एक्सेप्शन टू द रूल आ जाएगा. क्लियर होगी बात जी? और मैंने डिफरेंस भी बता दिया है. कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट होते दोनों ही कैपिटल अकाउंट है. दी ओनली डिफरेंस इज कि आपने करंट अकाउंट को करंट ईयर के लिए मेंटेन करना होता है. क्यों? कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखने के लिए. और एट द एंड ऑफ द पीरियड जो करंट अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो आप बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो. और आपने नोटिस नहीं किया कि आप उसको करंट अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट को दोनों को सेम सेक्शन में शो करते हो, विच ऑल्सो मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि आप दोनों को ऐड करके टोटल कैपिटल ही शो कर रहे हो ना उसका, कि चेंजेस के बाद भी टोटल कैपिटल पार्टनर्स का ये बनता है. आई होप के आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. ठीक हो गया एवरीवन? आपने पार्टनरशिप पर ये लास्ट क्वेश्चन आया था. मैं बहुत ज्यादा इसको रेट नहीं कर रहा कि आपने इस पर, अब ये देखो एडवाइस वाला फिर भी क्वेश्चन आया ऑन योर स्क्रीन. एडवाइस पर क्वेश्चन आपको हर अटेम्प्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लीज. और ये 5-5 मार्क की थ्योरी है, इसको भूलना नहीं है यार करना. मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, ये 15 मार्क्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये डिफरेंशिएट करेंगे गेटिंग एन ए स्टार और एन ए. क्लियर? सो प्लीज डोंट मिस ऑन दिस. ये आपने करना है, और इसका मैंने तरीका आपको बता दिया है, वो आपने दोबारा रेफर कर लेना टू दिस वीडियो. I've covered the entire syllabus more or less, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आप क्या एक्सपेक्ट करो, किस टॉपिक को आपने ज्यादा अच्छे से करना और बाकियों को तो आपने करके जाने जाए. डू नॉट लीव आउट अ सिंगल टॉपिक. मैं यहाँ पे इसको आई क्लोज दिस जो वेबिनार बाय सेइंग द फैक्ट कि आपने डू नॉट लीव आउट अ सिंगल टॉपिक. यस, गिव प्रेफरेंस टू अ फ्यू टॉपिक्स मोर, ठीक है, एज कंपेयर टू द रेस्ट वंस द अदर वंस, बट do not leave them. Reach out to me. I hope my जो है वो contact numbers given जो है वो in the details below.